Hello, friends, and welcome to the Exams Made Simple. And we are back again with the Hindu complete newspaper analysis for 14th of August 2021. 14 अगस्त 2021 का द हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस देखेंगे। शुरू करने से पहले आज के सवाल जिनके जवाब आपको देने हैं। पहला सवाल है विद रेफरेंस टू एंटी डंपिंग ड्यूटी। एंटी डंपिंग ड्यूटी के रिगार्डिंग स्टेटमेंट्स दिए हैं, आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट सही है। पहला स्टेटमेंट कह रहा है इट इज़ अ मेजर टू प्रोटेक्ट द डोमेस्टिक इंडस्ट्री एंड एक्ट एज एन इंस्ट्रूमेंट टू स्टैब्लिश फेयर ट्रेड। दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है इंपोर्ट ऑफ चीप प्रोडक्ट्स थ्रू इलीगल ट्रेड चैनल्स लाइक स्मगलिंग फॉल्स विद इन द परव्यू ऑफ डंपिंग। तीसरा स्टेटमेंट है द यूज ऑफ एंटी डंपिंग मेजर्स एज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ फेयर कॉम्पिटिशन इज परमिटेड बाय वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। तो इनमें से कौन सा स्टेटमेंट्स करेक्ट है? पॉज द वीडियो, थिंक ऑफ द आंसर एंड नाउ लेट मी टेल यू द आंसर। आंसर्स मैं बताया, थोड़ा टफ क्वेश्चन है, मैं आंसर बताता हूँ। देखो, एंटी डंपिंग ड्यूटी के रिगार्डिंग पहला जो स्टेटमेंट है इट इज़ अ मेजर टू प्रोटेक्ट द डोमेस्टिक इंडस्ट्री एंड एक्ट एज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ टू एस्टैब्लिश फेयर ट्रेड। ये बिल्कुल सही बात है, ये स्टेटमेंट सही है, क्योंकि अगर आप एंटी डंपिंग ड्यूटी को देखो तो इसीलिए लगाई जाती ताकि जो अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस हैं दूसरी कंट्रीज़ की उसको ख़त्म किया जा सके और अपनी लोकल इंडस्ट्रीज़ को बचाया जा सके। तो पहला स्टेटमेंट सही है, दूसरा ज़रूर गलत है, तीसरा सही है, क्योंकि WTO ने इसको एक वैलिड इंस्ट्रूमेंट माना है फॉर एस्टैब्लिशिंग फेयर ट्रेड। तो 1 and 3 विल बी द आंसर फॉर दिस, 1 and 3 सी विल बी द आंसर है। दूसरा सवाल है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द नोडल एजेंसी फॉर लैंडस्लाइड स्टडीज इन इंडिया। लैंडस्लाइड स्टडीज इन इंडिया के लिए नोडल एजेंसी कौन सी है? ऑप्शंस आर जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, बी इज नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, सी इज नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक फाइनेंस एंड पॉलिसी एंड डी इज बिल्डिंग मटेरियल्स एंड टेक्नोलॉजी प्रमोशन काउंसिल। तो इनमें से कौन सा है नोडल एजेंसी फॉर लैंडस्लाइड स्टडीज? द करेक्ट आंसर फॉर दिस विल बी ए विल बी द करेक्ट आंसर, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। तीसरा सवाल है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। टाइगर सेंसस आर यूजुअली हेल्ड वंस इन 4 years whereas elephants are counted once in 5 years। दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है इन इंडिया एट प्रेजेंट नंबर ऑफ एलिफेंट इज अप्रॉक्सीमेटली 10 times दैट ऑफ द टाइगर्स। तो ये कल मैंने आपको पढ़ाया था, उसी से मैंने ये स्टेटमेंट बनाया है। सो दोनों स्टेटमेंट ही सही हैं। टाइगर सेंसस आप सबको पता है NTCA करती है हर 4 साल में, और एलिफेंट सेंसस हर 5 साल में होता था। अब ये गवर्नमेंट नया प्रयास लेकर के आ रही है जिसमें दोनों को एक साथ ही किया जाएगा काउंट 4 साल में, ठीक है ना। एंड प्रेजेंटली अगर आप नंबर ऑफ टाइगर्स देखें, नंबर ऑफ टाइगर्स मैंने आपको कल बताया था 2967 है, और अगर आप नंबर ऑफ एलिफेंट्स देखें तो 29,600 समथिंग है, तो अप्रॉक्सीमेटली 10 times ही है। तो दैट इज अ वैलिड स्टेटमेंट, बोथ स्टेटमेंट्स आर करेक्ट 1 and 2। आज का मेंस क्वेश्चन ऑफ द डे देखते हैं। तो आज का मेंस क्वेश्चन ऑफ द डे बहुत ही प्यारा क्वेश्चन लिया है मैंने। इसका क्वेश्चन है व्हाट इज एम्पैथी एंड व्हाट इज कंपैशन। आपको बताना है, दोनों एथिक्स के टॉपिक हैं, व्हाट इज एम्पैथी एंड व्हाट इज कंपैशन एंड व्हाई अ लीडर मस्ट हैव दीज क्वालिटीज। क्यों एक लीडर के अंदर एम्पैथी एंड कंपैशन का होना जरूरी है। वेरी वेरी गुड क्वेश्चन। एम्पैथी क्या है, कंपैशन क्या है, पढ़ के आप आंसर दीजिए। आप कैसे आंसर देंगे मुझे नहीं पता, लेकिन आप जरूर अटेम्प्ट जरूर करिएगा, ठीक है ना। तो what is empathy and what is compassion and why a leader must have these qualities, this is the question for you, very good question। आप ज़रूर इसका आंसर करिए। अब फ्रंट पेज की न्यूज़ देखो, मोर अफगान सिटीज़ फॉल एज तालिबान नियर्स काबुल। तो कुल मिलाकर के अब अफगानिस्तान में जो है एक तरीके से वही केओटिक सिचुएशन आ गई है, और तालिबानी जो फोर्सेस हैं, जो टेरर फोर्सेस हैं, उन्होंने वहाँ की जितनी भी डेमोक्रेटिक सिटीज़ थी, जो भी सेटअप था उसको एक तरह से ख़त्म कर दिया है। कंदाहार जो कि वहाँ की सेकेंड सबसे बड़ी सिटी है उसको भी कैप्चर कर लिया है। नाउ दे आर नियरिंग काबुल। केवल काबुल, मज़ार शरीफ एंड जलालाबाद एंड कुछ पॉकेट्स में टेरिटरीज बची हैं गवर्नमेंट के हाथ में। अब काबुल, मज़ार शरीफ और जलालाबाद को छोड़ दो, बाकी सारे को उन्होंने कैप्चर कर लिया है। लोगार प्रोविंस जो है, जो कि जस्ट काबुल से 50 किलोमीटर दूर है, लोगार प्रोविंस, उसको भी कैप्चर कर लिया है। इसके अलावा पहले भी मैंने आपको कुंदूज का, तलोकान का, पुले आलम का, है ना, इन सारी चीज़ों के बारे में बताया हुआ था। ये सारे सिटीज़ ऑलरेडी उन्होंने कैप्चर कर रखे हैं, ठीक है ना। तो नाउ अमेरिका और यूके ने क्या करना शुरू किया, दे आर इवैक्यूएटिंग देयर ओन सिटीजन्स नाउ, है ना। वहाँ तो उनको तो फंसा ही दिया, देखो अमेरिका ने पूरी तरीके से अफगानिस्तान को तो फंसा ही दिया, उनका खेल ख़त्म कर दिया। एंड नाउ व्हाट दे आर डूइंग इज़ दैट दे आर पुलिंग आउट देयर ओन सोल्जर्स। आगे मूव करते हैं, देखते हैं कुछ और इंपॉर्टेंट अगर न्यूज़ आइटम्स हैं तो हम देख लेते हैं। मूव करते हैं एडिटोरियल ऑफ द डे की तरफ।
तो आज जो एडिटोरियल हम पहला डिस्कस करने वाले हैं, सी रंगराजन ने आर्टिकल लिखा है। इकोनॉमी के बहुत ज़्यादा प्रख्यात विद्वान हैं, आप सब जानते होंगे सी रंगराजन को, कई लोगों ने इनकी नोट में साइन भी देखे होंगे, है ना। तो सी रंगराजन कौन थे, थोड़ा अगर आप मुझे इसके बारे में बता पाएँ तो दैट विल बी वेरी गुड। इनका आर्टिकल है ग्रोथ नीड्स स्टेप्स बियॉन्ड रिफॉर्म्स। अब इनका जो आर्टिकल है उसकी बेसिक थीम बता देता हूँ मैं। बेसिक थीम ये है, इनका ये कहना है कि रिफॉर्म्स ज़रूरी हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल सही बात है, रिफॉर्म्स ज़रूरी हैं। गवर्नमेंट अपने हर अलग अलग स्तर पर रिफॉर्म्स करने की कोशिश कर रही है, रिफॉर्म ज़रूरी भी हैं, लेकिन रिफॉर्म्स के साथ साथ और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि ज़रूरी हैं। अगर आपको पॉवर्टी को कम करना है, अगर आपको जॉब्स बढ़ाने हैं, अगर आपको ग्रोथ भी बढ़ानी है, ये सारे स्टेप्स तभी हो सकते हैं जब आप रिफॉर्म्स के अलावा भी बहुत कुछ करें। अब वो कौन कौन सी चीज़ें हैं जो रिफॉर्म्स के अलावा करनी है और किस तरीके से इनमें बेनिफिट मिलेगा, ये हम जानेंगे इस आर्टिकल में। स्टार्ट करने से पहले ऑथर ने पहले बताया कि 1991 में रिफॉर्म्स की हमने प्रोसेस शुरू की और हमारी इकोनॉमी को बहुत फ़ायदा भी हुआ। हमने उस समय मतलब बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस जहाँ पे चल रही थी उसको कन्वर्ट कर दिया एक अपॉर्चुनिटी में बिकॉज ऑफ द इंटरवेंशंस बाय IMF एंड वर्ल्ड बैंक, और उसके बाद हमको काफ़ी सफलता मिली। उस समय हमने बेसिकली जो चीज़ें की थी उनमें से वो 3 मेजर स्टेप्स थे जो हमने किए थे। पहला ये था डिसमेंटलिंग द वास्ट नेटवर्क ऑफ लाइसेंसेस। इसके पहले 1991 के पहले तक जो इंडिया में चल रहा था उसको लाइसेंस राज बोलते हैं, दैट वाज नोन एज द लाइसेंस राज। एक तरीके का लाइसेंस राज चल रहा था, ठीक है ना। इसके बाद जो हमने लाइसेंस राज को ख़त्म किया, कंट्रोल परमिट बहुत ज़्यादा थे, उसको हमने ख़त्म किया। दूसरा हमने चेंज किया रीडिज़ाइनिंग द रोल ऑफ द स्टेट एंड अलाउइंग द प्राइवेट सेक्टर टू लार्जर स्पेस। मतलब हमने क्या किया कि गवर्नमेंट पहले हर सर्विस प्रोवाइडर था, उसके बाद गवर्नमेंट 1991 के बाद सर्विस फैसिलिटेटर बन गया। मतलब कि एक तरह से हम पहले हम हर चीज़ प्रोवाइड करते थे। मतलब गवर्नमेंट ही होटल चला रहा है, गवर्नमेंट ही फ्लाइट चला रहा है, गवर्नमेंट ही सिम बांट रहा है ना, सारे काम गवर्नमेंट कर रहा है। बट 1991 के बाद हम सर्विस प्रोवाइडर से सर्विस फैसिलिटेटर में कन्वर्ट हो गए। मतलब कि हमने क्या किया, अपने आप को अपना रोल चेंज कर दिया और प्राइवेट को ज़्यादा स्पेस प्रोवाइड किया। सो दैट वाज अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप यही था, ठीक है ना। तो जो हमारी इनवर्ड लुकिंग पॉलिसी थी हमने उसको चेंज किया थोड़ा सा, एंड थोड़ा आउटवर्ड भी हम देखना शुरू किए। सो दैट वॉज द थिंग। द लास्ट वॉज पर्टिकुलरली इंपॉर्टेंट। इसमें हमने जो ये एक काम किया, नॉर्मली जो हमने अपनी ट्रेड पॉलिसीज़ को चेंज किया। पहले क्या होता था, जैसे आपको पता होगा 1991 के पहले तक हम क्या करते थे, हम बहुत क्लोज्ड इकोनॉमी के रूप में थे। मतलब हम बोलते थे कि भैया हम अपना खुद प्रोड्यूस करेंगे, खुद खाएंगे, ना एक्सपोर्ट करेंगे ना इंपोर्ट करेंगे ज़्यादा। मैं एक्सपोर्ट तो चलो कर भी लें, इंपोर्ट नहीं करेंगे, है ना। तो जो इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन था उसकी पॉलिसी को हमने थोड़ा चेंज किया। फाइनेंशियल सेक्टर में हमने चेंजेस किए। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट स्टेप्स जो 1991 के बाद हमने चेंज किए, एंड काफ़ी ज़्यादा इसका बेनिफिट इकोनॉमी को देखने को मिला भी। फॉर एग्जांपल अगर आप देखें 2005-06 के समय में, अगर देखें 2005-06 से जो 2010-11 के बीच का टाइम पीरियड था, काफ़ी ज़्यादा अच्छा पीरियड था और उसमें क्लियर साइंस ऑफ ग्रोथ आपको देखने को मिलता है। जो पहला मैट्रिक है, जो पहला इंपॉर्टेंट वेरिएबल है जिससे ये डिसाइड होता है कि आपकी पॉलिसीज़ काम कर रहे हैं कि नहीं, वो है ग्रोथ। तो ग्रोथ अगर बढ़ रही है तो इसका मतलब है कि आपकी पॉलिसीज़ काम कर रही हैं। और 2004, 5, 6 यहाँ 10-11 तक का जो पीरियड था काफी ज्यादा अच्छा पीरियड था। उसके बाद थोड़ा सा आपको जरूर कमी देखने को मिलेगी। ऑथर ने कहा इसके अलावा अगर आप देखें कि दूसरा कौन सा पैरामीटर जो कि आपकी बताता है कि आपकी कंडीशन अच्छी कि नहीं, वो है फॉरेन रिजर्व्स। तो इंडिया के जो फॉरेन रिजर्व्स रहे वो तब से 1991 के बाद अगर अभी देखें तो इंडिया ने पीछे मुड़ के नहीं देखा और ये बढ़ते ही जा रहे हैं। 500 बिलियन डॉलर, 600 बिलियन डॉलर, इतना ज़्यादा मात्रा में अब हमारा फॉरेन रिजर्व पहुँच चुका है। तो अवर रिजर्व्स आर इंक्रीजिंग, दिखाता है कि हमारे रिजर्व्स लगातार हमारे रिजर्व्स जो है वो बढ़ते जा रहे हैं। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट की जो सिचुएशन है काफ़ी कंफर्टेबल है, ठीक है ना, और काफ़ी अच्छा है। हमारा करंट अकाउंट जो डेफिसिट है वो भी कम हुआ था। कुछ साल तो ऐसे थे जहाँ पे करंट अकाउंट में सरप्लस भी देखने को मिला। 3 साल ऐसे थे जहाँ पे करंट अकाउंट में सरप्लस देखने को मिला, ठीक है ना। एंड करंट अकाउंट डेफिसिट जो था वो 4% को एक्सीड नहीं किया था बहुत सारे पीरियड में। कुछ साल एक्सेप्शन जरूर हो सकते हैं बिकॉज ऑफ सम इवेंट्स, बट करंट अकाउंट डेफिसिट 4% को क्रॉस नहीं किया। सो दीज आर द थिंग्स विच आर विच शो दैट कि हाँ, हमारा जो पॉलिसी बेस्ड जो प्रोग्राम था वो काफ़ी काम किया है और जो हमारी चीज़ें थी वो ठीक की तरफ हुई हैं। ऑथर ने जो अगला इंपॉर्टेंट पैरामीटर बताया जैसे कि चेक होता है कि हमारी पॉलिसीज़ या हमारी चीज़ें किस तरह से काम करें, वो है पॉवर्टी रेशियो। मतलब कि ये दिखाता है कि ग्रोथ जो है, ग्रोथ तो होना ठीक है, एक अलग बात है, लेकिन उसका जो ह्यूमन एस्पेक्ट है, ग्रोथ तो एक चलो क्वांटिटी वाइज हो गया, लेकिन क्वालिटी वाइज जो एक एस्पेक्ट है वो क्वालिटी वाइज एस्पेक्ट ग्रोथ रेट आपको नहीं बता सकता। GDP आपको क्वालिटी ऑफ लाइफ नहीं बता सकता है। क्वालिटी ऑफ लाइफ आपको पॉवर्टी रेशियो बताएगा, क्वालिटी ऑफ लाइफ आपको हेल्थ पैरामीटर्स बताएंगे,
क्वालिटी ऑफ लाइफ आपको एजुकेशन पैरामीटर्स बताएंगे, लेकिन क्वालिटी ऑफ लाइफ आपको जीडीपी नहीं बताएगा। जीडीपी आपको क्वांटिटी बता सकता है, क्वांटिटेटिव है ना कि क्वालिटेटिव। क्वालिटेटिव आपका ये हेल्थ, पॉवर्टी, एजुकेशन, ये सारी चीज़ें हैं। तो पॉवर्टी के लिए भी ऑथर ने कहा है कि पॉवर्टी रेशियोज भी डिक्रीज हुए हैं। अगर आप देखेंगे 93-94 के समय पे 45.3% था पॉवर्टी रेशियो, वही अगर 2004-05 में देखें तो 37.2% है, वही अगर 10-11-12 में देखें तो 21.9 यानी कि 22% के आसपास आ जाता है। अलग अलग कमिटीज़ में अलग अलग आएगा, तेंदुलकर कमेटी, रंगराजन कमेटी अलग अलग आएंगे, लेकिन अगर आप देखें ओवरऑल तो 21% के आसपास पॉवर्टी रेशियो फंसता है 2011-12 में। देखें अभी के लिए ऑथर ने ज़रूर कहा है कि अगर अभी कोविड और इन सब चीज़ों को देखते हुए प्लस अभी ग्रोथ में और अनएम्प्लॉयमेंट भी बहुत ज़्यादा था, तो अभी रिसेंटली हो सकता है पॉवर्टी रेट्स फिर से बढ़ गए हों। अदरवाइज मोस्ट ऑफ द पीरियड 1991 के बाद जो ग्रोथ जो पॉवर्टी रही है वो डिक्रीज हुई है। इसमें बहुत ज़्यादा तारीफ़ करनी पड़ेगी ऑथर के अकॉर्डिंग। जो मनरेगा स्कीम उसकी काफ़ी तारीफ़ की है ऑथर ने। तो मनरेगा ने काफ़ी ज़्यादा काम किया है लोगों का स्टैंडर्ड बढ़ाने में, लोगों को एक मिनिमम वेज प्रोवाइड करने में काफ़ी ज़्यादा रोल प्ले किया है, ठीक है ना। पॉवर्टी रेट्स जो हैं वो अभी ज़रूर हो सकता है कि इंक्रीज हो गए हो बिकॉज ऑफ द नेगेटिव ग्रोथ रेट, बिकॉज ऑफ द पैंडेमिक, बिकॉज ऑफ द लॉस ऑफ जॉब्स, बिकॉज ऑफ द माइग्रेशन कॉजेज, ये सारे इशूज़ के कारण अभी पॉवर्टी रेट ज़रूर बढ़ गया होगा, ठीक है ना। अब ऑथर ने बात की रिफॉर्म्स किया, तो ऑथर का कहना है कि रिफॉर्म्स नो डाउट ज़रूरी हैं, ठीक है ना। रिफॉर्म्स ज़रूरी है, रिफॉर्म्स लेकिन एक केवल एक नेसेसरी कंडीशन है, इट इज़ नॉट द सफिशिएंट कंडीशन। ऑथर का कहना है कि रिफॉर्म्स आर नेसेसरी बट दे आर नॉट सफिशिएंट, स्पेशली इन द डेवलपिंग इकोनॉमी लाइक इंडिया। आपको अगर फाइनली ग्रोथ, पॉवर्टी, ये सारी चीज़ें अपने फेवर में चाहिए तो ना केवल आपको रिफॉर्म्स करने हैं बट आपको एक ऐसा इन्वायरमेंट बनाना है जो कि आपके यहाँ इन्वेस्टमेंट रेट को भी इंक्रीज करे, इन्वेस्टमेंट रेट को भी बढ़ाए। तो ऑथर का कहना है कि रिफॉर्म्स तब तक आपके कारगर नहीं होंगे जब तक रिफॉर्म्स एक ऐसा इन्वायरमेंट बनाने में मदद नहीं करते हैं जिनमें इन्वेस्टमेंट बढ़े। तो रिफॉर्म्स आप करो, लेकिन रिफॉर्म्स आप ये दिमाग में रखते हुए करो कि रिफॉर्म्स के बाद आपका एक प्रोग्रेसिव इंक्रीज होना चाहिए इन्वेस्टमेंट में भी। एक एनिमल स्पिरिट को भी उन्होंने, ऑथर ने एक और बहुत अच्छी बात बोली कि नॉन इकोनॉमिक फैक्टर जैसे सोशल कोहेजन, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्टर्स होते हैं। जैसे इन्वेस्टमेंट कहाँ आता है, इन्वेस्टमेंट वहीं आएगा जहाँ पे सोशल कोहेजन अच्छा होगा, ना कि ऐसी जगह पे जहाँ पे कम्युनल राइट्स हो रहे हों, जहाँ पे कास्ट बेस्ड राइट्स हो रहे हों, जहाँ पे लोग इसलिए मार रहे हो कि कोई जय श्री राम नहीं बोल रहा है, कोई इसलिए मार रहा है क्योंकि वो अल्लाह अकबर नहीं कर रहा है। तो अलग अलग चीज़ें अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू से गलत है, और वो चीज़ ऑथर ने कहा है कि यही चीज़ खराब है। सोशल कोहेजन का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सोशल कोहेजन का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी इसलिए है क्योंकि उसी इन्वायरमेंट में, उसी जगह पे आपका ग्रोथ रेट जो है वो बढ़ सकता है, उसी जगह पे आपका इन्वेस्टमेंट बढ़ सकता है, ठीक है ना। ऑथर ने ये कहा है कि अदरवाइज लोग ऐसी जगह पे बिल्कुल नहीं आना पसंद करेंगे जहाँ पे कि आपका क्या सोशल कोहेजन अच्छा ना हो। इसके बाद ऑथर ने एक और चीज़ कहा है कि पॉलिसी मेकर्स को ये भी ध्यान रखना है कि गवर्नेंस, कंट्री का गवर्नेंस भी बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो ठीक है, रिफॉर्म्स आपने करे, लेकिन आपके यहाँ ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स बहुत ज़्यादा हैं, आपके यहाँ रोक बहुत लगती है, आपके यहाँ क्लियरेंसेज नहीं मिलते हैं, तो ऐसे में भी लोग आपके यहाँ आना पसंद नहीं करेंगे। तो गवर्नेंस, गुड गवर्नेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। गुड गवर्नेंस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट कंडीशन इन ऑर्डर टू हैव गुड इन्वेस्टमेंट, इन ऑर्डर टू हैव गुड इकोनॉमी। तो दिस वॉज अ वेरी गुड आर्टिकल फ्रॉम दीज पॉइंट्स ऑफ व्यू। इसके बाद ऑथर ने कहा रिफॉर्म्स शुड बी सप्लीमेंटेड बाय केयरफुल नर्चरिंग। रिफॉर्म्स के साथ साथ आपको केयरफुल नर्चरिंग की भी ज़रूरत है। एक ऐसा क्लाइमेट प्रोवाइड करना है आपको जहाँ पे कि लोग आना पसंद करें, एंड यही मेन कंसर्न होना चाहिए पॉलिसी मेकर्स का कि भैया ऐसी पॉलिसी आप बनाओ कि लोग वहाँ पे सेफ फील करें। जब आप वो सेफ फील करेंगे तो लोग आएंगे। इसके अलावा ऑथर ने कहा कि पॉलिसी मेकर शुड बी क्लियर अबाउट द डायरेक्शंस इन विच दे शुड मूव। फर्स्ट ऑफ ऑल देयर इज अ नीड टू मूव इन द सेम डायरेक्शन इन विच वी हैव बीन मूविंग इन द पास्ट 3 डिकेड्स। पहली चीज़ ऑथर ने क्लियर कहा कि हम जो रास्ते चल रहे हैं ना वो अच्छा रास्ता है, उसी में चलते रहना है, ठीक है ना। फिर पॉलिसी मेकर्स को अब ये देखना है कि किस तरीके से रिफॉर्म्स को वो ऑगमेंट कर सकते हैं, एक कॉम्पिटिटिव इन्वायरमेंट दे सकते हैं, किस तरीके से वो एफिशिएंसी बढ़ा सकते हैं। रिफॉर्म्स के साथ साथ एफिशिएंसी बढ़ाना ज़रूरी है, एक कॉम्पिटिटिव इन्वायरमेंट प्रोवाइड करना ज़रूरी है, फिनेंशियल सिस्टम को देखना ज़रूरी है, पावर सेक्टर को देखना ज़रूरी है, गवर्नेंस को देखना ज़रूरी है, सेंटर स्टेट के रिलेशनशिप को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करना है, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को बढ़ावा देना है, सोशल इश्यूज़ को कम करना है, जैसे कि हेल्थ और एजुकेशन में आप इन्वेस्टमेंट करें, हेल्थ को प्रमोशन दें, एजुकेशन को प्रमोशन दें। एक्चुअली हेल्थ एंड एजुकेशन और स्किल डेवलपमेंट में जब आप इन्वेस्ट करते हो तो आप कुल मिलाकर के ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट में एक तरीके से इन्वेस्ट कर रहे होते हो उस समय। तो आपको अगर ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट को बढ़ाना है तो भी आपको हेल्थ, एजुकेशन, स्किल
डेवलपमेंट में एम्फेसिस देना ही पड़ेगा। इसके अलावा ऑथर ने यह भी कहा है कि आपको इक्विटी को भी एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देना है, मतलब कि ग्रोथ तो हो लेकिन वो इक्वली डिवाइडेड भी रहे। ऐसा नहीं हो कि केवल 1% के पास 99% ऑफ द वेल्थ रहे, है ना। जो रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इक्विटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, अदरवाइज लोग फिर ऐसे इन्वायरमेंट में काम नहीं कर पाएंगे, लोग काम नहीं करेंगे, ठीक है ना। अगर इतना ज़्यादा, क्योंकि ये तभी हो पा रहा होगा जब ऑपरेशन हो रहा होगा, बहुत ज़्यादा सप्रेशन हो रहा होगा राइट्स का, तभी इक्विटी नहीं आती है। अदरवाइज आपको कोशिश ये करना है कि ग्रोथ आपकी इक्विटेबल ग्रोथ हो और इक्विटी में ग्रोथ हो, मतलब सबका स्टैंडर्ड बढ़ रहा हो। ऐसा ना हो कि केवल एक तबके का, केवल एक पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ पीपल का भला हो रहा हो, सबका भला होना चाहिए। ग्रोथ एंड इक्विटी मस्ट गो टुगेदर। ऑथर का कहना है कि ग्रोथ एंड इक्विटी मस्ट गो टुगेदर एंड दे मस्ट नॉट बी पोज्ड एज अपोजिट कंसिडरेशन, दे शुड नॉट बी पोज्ड एज अपोजिट कंसिडरेशन, दे आर इंटरडिपेंडेंट। तो ग्रोथ एंड इक्विटी जो है वो अपोजिट नहीं है, दे आर इंटरडिपेंडेंट। एंड ऐसे ही इन्वायरमेंट में आप ग्रोथ को भी बढ़ता हुआ देखेंगे, इक्विटी को भी बढ़ता हुआ देखेंगे, पॉवर्टी को भी कम होता देखेंगे, एंड ये सारी चीज़ें आपको पॉजिटिव एक इन्वायरमेंट प्रोवाइड करेगी जिसमें कि इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा और बाकी चीज़ें जो आपके यहाँ का इकोनॉमी है सबको बेनिफिट मिलेगा। तो दिस वॉज अ वेरी वेरी गुड आर्टिकल। आई होप मैं आपको समझा पाया हूँ, आई होप आई जस्टिफाइड वॉट सी रंगराजन जी हैज सेड। दूसरा जो आर्टिकल है वो है एन इंडियन सेल टू नेविगेट द मैरीटाइम इन्वायरमेंट। अब यहाँ पे ऑथर ने इंडिया का मैरीटाइम इन्वायरमेंट में जो रोल है उसको बताया है कि इंडिया जो है एक नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर, एक टर्म जो मैं आपको ये बता रहा हूँ ना, नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर, ये टर्म याद रखना, ये मैरीटाइम रेफरेंस में ही यूज़ होता है और मैरीटाइम रेफरेंस में आप इंडिया के लिए ये टर्म यूज़ कर भी सकते हैं। मेंस में भी क्वेश्चन आ सकता है कि इंडिया एक नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर बनना चाहता है। तो नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर एक्चुअली में इंडिया जो है, इंडियन ओशन रीजन, आप सबको पता है कि हमारा जो रीजन है, इंडियन ओशन रीजन है, वहाँ पे हम बहुत बड़ी एक कंट्री के रूप में है और ऐसे में हमको कहिए कि हमारा मैरीटाइम डोमेन स्ट्रांग भी है, इंडियन कोस्ट गार्ड हो गया चाहे इंडियन नेवी हो गया, हम जो है वो सिक्योरिटी प्रोवाइड कर सकते हैं टू द ऑल द नेबरिंग कंट्रीज एंड नेबरिंग जो नेशंस हैं हमारे। तो ऐसे में हमको हमारा रोल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है एंड वही चीज़ ऑथर ने यहाँ पे कही भी है कि इंडिया जो है एक नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर के रूप में आगे आया है। और ऐसे में अभी रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर ने एड्रेस किया था 9 अगस्त को यूएनएससी हाई लेवल ओपन डिबेट ऑन इनहांसिंग द मैरीटाइम सिक्योरिटी। तो यूएनएससी का जो हाई लेवल डिबेट हुआ था, इसमें प्राइम मिनिस्टर ने कई चीज़ें बोली हैं जिसमें उन्होंने कहा है कि कई चैलेंजेस हैं, मैरी टाइम डिस्प्यूट्स हो गए या नेचुरल डिजास्टर्स हो गए, जिसमें इंडिया का उन्होंने विजन बताया है। तो इसमें उन्होंने दो चीज़ें, इंडिया जो मैरी टाइम, एक तो चैलेंजेस हो गए, कंटेम्प्रेरी चैलेंज जिसमें कि मैरी टाइम डिस्प्यूट्स हो गए और नेचुरल डिजास्टर्स हो गए, दोनों को उन्होंने बोला है। और कुछ चीज़ें, कुछ विजन भी अपने इंडिया की तरफ से भी उन्होंने किया है। जैसे कि उन्होंने ये बोला कि इंडिया में बहुत एंशिएंट मैरी टाइम ट्रेडिशन रहा है। अगर आप 15th सेंचुरी 1498 का डेट अगर आपको याद हो, 1498 का डेट अगर आपको याद हो, तो वास्को डिगामा जो था वो कहाँ पे आया था, कैलिकट में, आप सबको पता है ना, कैलिकट में आया था फ्रॉम जंजीबार बाय गुजराती सीमैन के द्वारा वो लाया गया था जंजीबार, कोस्ट ऑफ इंडिया फ्रॉम जंजीबार, है ना। एंड दिस वॉज द एडवेंट ऑफ यूरोपियंस इन इंडिया, एक तरीके से यूरोपियंस का एडवेंट भी था, वास्को डा गामा से ही स्टार्ट हुआ था, है ना। यहाँ पे एक टर्म हुआ है, उन्होंने कहा है द वेरी वर्ड नेविगेशन इज डिराइव्ड फ्रॉम द संस्कृत वर्ड नवगात। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये लिख लेना, नवगात। द टर्म नेविगेशन हैज़ बीन डिराइव्ड फ्रॉम द संस्कृत वर्ड नवगत, ये टर्म याद रखना, ठीक है ना। तो दैट इज द थिंग विच इज़ इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। अब यहाँ पे उन्होंने ये कहा है कि जैसे चाहे हड़प्पा का भी उन्होंने जिक्र किया, जिसमें लोथल का उन्होंने बोला की मैरीटाइम सेंटर था, इंडस वैली सिविलाइजेशन का लोथल जो था वो हड़प्पन सिविलाइजेशन के टाइम में, जो कि काफ़ी पुरानी सिविलाइजेशन है, उस समय 4500 ईयर्स अगो भी एक की मैरीटाइम सेंटर था लोथल, दैट वाज द थिंग। एंड इसके अलावा ऑथर ने अपना भी प्रेजेंट, प्राइम मिनिस्टर ने अपना प्रेजेंट भी उन्होंने बताया, जैसे कि इंडिया में सागर इनिशिएटिव, सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन है। हमने जो अलग अलग मिशंस किए अलग अलग कंट्रीज, सेशेल्स के साथ हमने किया, अलग आइलैंड नेशंस के साथ हमने किया, मालदीव्स के साथ किया, माले के साथ किया, इन जगहों पे हमने काफ़ी सुविधाएं, मेडिसिन, वैक्सीन्स, इन सब को भेजा। तो ये एक रोल को दिखाता है, जो हमारा रोल है, इंपॉर्टेंट रोल है, उसको काफ़ी ज़्यादा ये वो करता है। इसके बाद प्राइम मिनिस्टर ने जो है वो बहुत सारे जो इश्यूज़ हुए हैं मेरी टाइम के, चाहे स्वेज कैनाल का इशू हो, है ना, स्वेज क्राइसिस आप सबको पता होगा, तो इसके बारे में उन्होंने चर्चा की, जिसमें उन्होंने बताया कि जो सी है, मतलब ओपन सीज होने चाहिए, जो सी है वो फ्रीडम ऑफ नेविगेशन होना चाहिए। और कई बार कुछ प्लेयर्स होते हैं, कुछ कंट्रीज ऐसे होती है जो अपने भले के लिए क्या करते हैं, इस जो राइट है, ये जो राइट टू नेविगेशन है, राइट टू फ्रीडम ऑफ नेविगेशन है, या ओपन सीज की जो पॉलिसी है उसको डिसरप्ट करने की कोशिश करती है। जैसे एग्जाम्पल यहाँ पे चाइना का
एग्जाम्पल है। साउथ चाइना में कितना ज़्यादा डिस्प्यूट उन्होंने किया है। ऐसे में ऑथर ने, प्राइम मिनिस्टर ने ये कहा कि देयर शुड बी पीसफुल सेटलमेंट ऑफ मैरीटाइम डिस्प्यूट्स ऑन द बेसिस ऑफ इंटरनेशनल लॉज। तो ऑथर ने यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि भैया देयर शुड बी अ पीसफुल सेटलमेंट ऑफ मैरीटाइम डिस्प्यूट्स ऑन द बेसिस ऑफ इंटरनेशनल लॉ। और ऐसे में उन्होंने सीधा निशाना डाला किसके ऊपर? चाइना के ऊपर, जिसने 2016 में चाइना ने परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन की रूलिंग को, जो कि फिलीपींस के फेवर में गई थी, उसको रिजेक्ट कर दिया था। तो 2016 में चाइना ने समरली रिजेक्टेड द परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन रूलिंग इन फेवर ऑफ द फिलीपींस। तो फिलीपींस के फेवर में वो रूलिंग थी जिसको चाइना ने रिजेक्ट कर दिया। इसके बाद ऑथर ने जो अगला मुद्दा उठाया वो है नेचुरल डिजास्टर्स का, जिसमें उन्होंने कहा कि नेचुरल डिजास्टर्स काफ़ी ज़्यादा थ्रेट पोज करने लगे हैं। ऐसे में जो मैरीटाइम ग्लोबल कम्युनिटी है उसको टुगेदर एक साथ मिलकर काम करना पड़ेगा, तभी वो साइक्लोन, सुनामी और जो मैरीटाइम पोल्यूशन स्पेशली उसको कम कर सकते हैं। मैरीटाइम पोल्यूशन को तो कम किया ही जा सकता है, वो तो एक्चुअली मैन मेड है ना। तो इन सब चीज़ों को अगर आप चाहें तो बायो रेमिडिएशन या बाकी मेथड से, प्लस फ्यूचर के लिए आपको ये सेफ रहना है कि इस तरीके की चीज़ें ना हो, कम से कम हो। जैसे कि जो मैरीटाइम हैजर्ड्स हैं उनको आपको कम करना है, स्पेशली जो मैन मेड हैजर्ड्स हैं, ठीक है ना। एक्चुअली अगर आप नेचुरल हैजर्ड्स को कम नहीं कर पा रहे हो तो कम से कम मैन मेड हैजर्ड्स को तो कम कर दो, उसके बाद आप चीज़ें सही कर सकते हैं। इसके बाद ऑथर ने इंडिया के तारीफ भी की, क्योंकि इंडिया रिसेंटली जो डायरेक्टर जनरल ऑफ इंडियन कोस्ट गार्ड्स हैं उनको एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बनाया गया है रीकैप का। रीकैप क्या है? रीजनल कोऑपरेशन एग्रीमेंट ऑन कॉम्बैटिंग पायरेसी एंड आर्म्ड रॉबरी अगेंस्ट शिप्स इन एशिया। तो शिप्स इन एशिया के अगेंस्ट जो पायरेसी और आर्म्ड रॉबरी होती है उसका रीजनल कोऑपरेशन एग्रीमेंट के जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है वो इस समय इंडियन कोस्ट गार्ड के डायरेक्टर जनरल हैं, डीजी हैं, ठीक है ना। तो दैट इज द थिंग। ये जो सेंटर रीकैप सेंटर है ना, ये सिंगापुर का सेंटर है और इसके एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के रूप में इंडिया का सिलेक्शन होना एक काफ़ी बड़ी बात है। एंड इसके अलावा इंडियन नेवी का स्टेट ऑफ आर्ट जो इंफॉर्मेशन फ्यूजन सेंटर है इंडियन ओशन रीजन के लिए स्पेशली, ये गुरुग्राम बेस्ड है। एंड कई ऑफिसर्स यूएसए के, फ्रांस के, ऑस्ट्रेलिया के, यूनाइटेड किंगडम के इसमें लाई करते हैं, रहते हैं। और इंडियन नेवी का ये स्टेट ऑफ आर्ट इंफॉर्मेशन फ्यूजन सेंटर है जहाँ पे इंडियन ओशन रीजन के रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन इकट्ठी की जाती है, फिर उसके थ्रू मैरीटाइम सिक्योरिटी, मैरीटाइम नेविगेशनल फ्रीडम, ये सारी चीज़ें मेंटेन करने की कोशिश की जाती हैं, ठीक है ना। ऑथर ने कहा कि कुल मिलाकर के अगर आपको इंडिया के लिए भी यही सजेशन दिया कि इंडिया को भी एक नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर के रूप में आना चाहिए, और अगर हम चाहें तो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का एक अच्छा अल्टरनेट प्रोवाइड कर सकते हैं थ्रू द डिफरेंट कंट्रीज़ एंड ज़्यादा डेमोक्रेटिक वे में उसमें काम कर सकते हैं। हमने ट्रांसपेरेंसी और ओपननेस को हमेशा से तवज्जो दिया है जो कि चाइना नहीं देता है। बस उसमें 2-3 चीज़ें और इंक्लूड कर लेनी है, फिजिकल वायबिलिटी, इन्वायरमेंट सस्टेनेबिलिटी, और हम वी आर गुड टू गो देन, ठीक है ना। इसके अलावा यूएस, जापान और ऑस्ट्रेलिया प्रमोट कर रहे हैं ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर थ्रू ब्लू डॉट नेटवर्क। ये याद रखना जरूर, ब्लू डॉट नेटवर्क। कौन कौन सी कंट्रीज हैं? यूएस, जापान, ऑस्ट्रेलिया। ब्लू डॉट नेटवर्क ये इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर के स्टैंडर्ड्स को बढ़ाने के लिए है ब्लू डॉट नेटवर्क। और इसके अलावा प्राइम मिनिस्टर ने ये भी कहा कि जो अनक्लॉज है, लॉ ऑफ द सी है, उसको मानना ज़रूरी है ना। एंड इंडिया का जो इनिशिएटिव्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा इसमें मदद करेंगे। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दिस आर्टिकल एज वेल। अच्छा आर्टिकल था। नवगत वाला पॉइंट थोड़ा अलग से याद रखना। मोर प्लास्टिक आइटम्स टू बी बैंड। अब यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग ऑफ रेंज ऑफ प्लास्टिक प्रोडक्ट्स विल बी बैंड। इसमें इंक्लूड होता है ईयरबड्स विद प्लास्टिक स्टिक्स, plastic flags, ice cream sticks, thermocol for decoration, plates, cups, cutlery such as forks, spoon and knives, straws, trays, wrapping or packaging films around sweet boxes, invitation cards, cigarette packets, plastics or PVC banners less than 100 microns and stirrers. These will be banned. ठीक है ना। तो ये क्यों बैन होंगे? बिकॉज ऑफ द प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट अमेंडमेंट रूल्स 2021। तो इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री ने नोटिफाई किया है प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट अमेंडमेंट रूल्स 2021। और ये रूल्स किस रूल को अमेंड कर रहे हैं? प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स 2016 में आए थे प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स, उनको अमेंड करते हुए अब इन्होंने ये कहा है कि 2022 जुलाई से जो लो यूटिलिटी एंड हाई लिटरिंग पोटेंशियल वाले प्लास्टिक्स हैं, लो यूटिलिटी मतलब यूज़ कम है और उनका जो लिटरिंग पोटेंशियल है वो बहुत ज़्यादा है, ऐसे आइटम्स को बैन करेंगे जिसमें कि ये सारे ऊपर के जो मैंने आपको बोला वो सिंगल यूज़ प्लास्टिक में उनको वेस्ट माना जाता है और उनको इनका यूज़ बंद होगा, इनका मैन्युफैक्चरिंग अब नहीं होगा, ठीक है। फ्रॉम नेक्स्ट ईयर जुलाई दिस विल बी हैपनिंग, इसको याद रखना, ठीक है ना। आगे मूव करते हैं। न्यू म्यूजियम ऑन जम्मू कश्मीर बुद्धा एंड फ्रीडम स्ट्रगल। तो अब नए म्यूजियम्स जो हैं वो अनाउंस किए गए हैं।
जम्मू कश्मीर के ऊपर, गौतम बुद्ध के ऊपर और इंडियन आर्मी के ऊपर, इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल के ऊपर एक कल्चरल मिनिस्ट्री ने नोटिफाई किया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि जम्मू कश्मीर में एक म्यूजियम सेटअप होगा एट द कॉस्ट ऑफ 13 करोड़ का म्यूजियम होगा एंड 2021 दिसंबर तक ये म्यूजियम कंप्लीट हो जाएगा। इट विल बी फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड विच विल कैप्चर द एसेंस ऑफ द एंड स्पिरिट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख एज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द नेशन। ठीक है ना, तो नेशन का एक इंटीग्रल पार्ट के रूप में जम्मू कश्मीर और लद्दाख के ऊपर ये म्यूजियम जो है वो बनेगा। इसके अलावा जो म्यूजियम्स अनाउंस किए गए वो है गौतम बुद्ध के ऊपर एक म्यूजियम है एंड इट विल हैव ओवर 200 ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम 1st सेंचुरी CE टू 19th सेंचुरी CE, 1 सेंचुरी AD से लेकर के 19th सेंचुरी AD तक के बीच में जितने भी बुद्धा रिलेटेड ब्रॉन्ज स्कल्पचर्स, टेराकोटा हेड्स, कॉस्ट्यूम्स, क्लाउडिंग इंक्लूडिंग स्टोन्स एंड ऑल, ये सारी चीज़ें उसमें आएंगी। ठीक है ना, एंड इसके अलावा फ्रीडम स्ट्रगल के लिए एक म्यूजियम डेडिकेटेड होगा एट द रेड फोर्ट एंड दिस म्यूजियम विल बी कंप्लीटेड एट द एंड ऑफ 2021 ओनली। तो ये भी म्यूजियम कंप्लीट हो जाएगा। द म्यूजियम विल नरेट द स्टोरी ऑफ द कंट्रीज फ्रीडम स्ट्रगल इन एन इंटरेक्टिव मैनर विद मोर एम्फेसिस ऑन द अनहर्ड स्टोरीज ऑफ पीपल पार्टिसिपेशन इन द फ्रीडम स्ट्रगल। तो ऐसे लोगों को ज़्यादा तवज्जो या ज़्यादा वेटेज दिया जाएगा जो अनहर्ड रहे हैं, जो अनसंग हीरोज रहे हैं अभी तक, उनके ऊपर ये रहेगा। द मिनिस्ट्री इज ऑल्सो इन द प्रोसेस ऑफ सेटिंग अप ऑफ अ म्यूजियम डेडिकेटेड टू फ्रीडम फाइटर्स एट द विक्टोरिया मेमोरियल हॉल इन कलकत्ता। तो विक्टोरिया मेमोरियल हॉल है कोलकाता में ना, वहाँ पे भी एक म्यूजियम बनेगा विप्लवी भारत के रूप नाम में, विप्लवी भारत के नाम पे ये रहेगा म्यूजियम। ये विक्टोरिया मेमोरियल हॉल जो है आपका कहाँ पे, कोलकाता में, वहाँ पे ये विप्लवी भारत नाम से म्यूजियम आएगा, विप्लवी भारत, तो इसको याद रखना है। ठीक है ना, आगे मूव करते हैं, देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज आइटम्स है जिनके बारे में हमको डिस्कस करना है। इफ यू वांट टू मूव विद मी, आगे देखते हैं। आर द तालिबान ऑन द ब्रिंक ऑफ विक्ट्री, तो यहाँ पे लिखा है कौन कौन सी तालिबान सिटी, कौन कौन सी अफगानिस्तान की सिटीज़ हैं जो कि फॉल कर चुकी हैं तालिबान के अंदर। तो जरांज है, सरेपुल, कुंदूज, तलुकान, पुले खुमरी, फरा, ऐबाक, फैज़ाबाद, गजनी, हेरात, कंदहार एंड दीज आर द मेन सिटीज़ जो कि फॉल हो चुकी हैं। अगर आप ये मैप देख पा रहे होंगे तो ये जो रेड पोर्शन है, ये रेड पोर्शन है तालिबान का एंड जो ब्लूइश पोर्शन है वो है गवर्नमेंट का। तो दिस इज़ द करंट स्टेटस ऑफ तालिबान वर्सेस द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट अब बीच में इतने क्लस्टर में बना है, उनको चारों तरफ से तालिबानीज़ ने घेर रखा है। ठीक है ना, तो यही अनाउंसमेंट चल रहा होगा कि मतलब वो बोल ही रहे होंगे अभी कि आपको चारों तरफ से तालिबान ने घेर लिया है, अगर आप भला चाहते तो चुपचाप निकल जाएं। हाँ, दैट इज़ द थिंग विच इज़ हैपनिंग। आगे मूव करते हैं, देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ आइटम्स हैं। यहाँ पे AGR के बारे में, एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू, AGR का इशू मैंने वैसे कई बार बताया, मैं फिर बता देता हूँ। एक्चुअली हुआ क्या था, तो डिपार्टमेंट ऑफ टेली कम्युनिकेशन जो है, डिपार्टमेंट ऑफ टेली कम्युनिकेशन ने एक लॉ निकाला कि भैया जिन लोगों को हम स्पेक्ट्रम अलॉटमेंट करते हैं उनको 2 चार्जेस देने पड़ते हैं, स्पेक्ट्रम चार्जेस देने पड़ते हैं और लेवी चार्ज होता है। ठीक है ना, लाइसेंसिंग चार्ज होता है, लाइसेंसिंग फ़ी होती है, तो वो प्रोवाइड करना पड़ता है। अब हुआ ये था, उन्होंने ये कहा कि आपको रेवेन्यू का 10% देना है। सपोज उन्होंने कहा कि 10% रेवेन्यू का आपको देना पड़ेगा, 8 से 10% के बीच में आता है ये, तो ठीक है। लेकिन जो टेलीकॉम कंपनीज़ है, वोडाफोन सपोज है, वोडाफोन अब 2 तरीके की सर्विस प्रोवाइड करता है, एक है टेलीकॉम सर्विसेज, दूसरा है नॉन टेलको, यानी कि टेलीकॉम सर्विसेज प्लस नॉन टेलीकॉम सर्विसेज। तो डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम का ये कहना था कि भैया आप टेलीकॉम सर्विसेज प्लस नॉन टेलीकॉम दोनों का रेवेन्यू जोड़ो और उसमें आप हमको ये 8% या 10% दो। ठीक है ना, स्पेक्ट्रम चार्जेस और जो लाइसेंस फीस है। लेकिन इनका ये कहना था, इन्होंने कहा कि भैया हम केवल आपको टेलीकॉम सर्विसेज का देंगे, हम नॉन टेलीकॉम सर्विसेज का क्यों दें। दैट इज़ द केस विच इज़ इन नाउ गोइंग इन देयर फेवर, इनके फेवर में जब जाता जा रहा था। पहले सुप्रीम कोर्ट ने जरूर ये कह दिया कि नहीं उनको आपको देना है, तो एक्चुअली ये टेलीकॉम के ही फेवर में गया है, डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम के फेवर में ही गया है, और इसमें सुप्रीम कोर्ट का भी यही कहना है कि नहीं नहीं आप तो पे करो, है ना। व्हीकल स्क्रैपेज पॉलिसी विल प्रमोट द सर्कुलर इकोनॉमी, तो व्हीकल स्क्रैपेज पॉलिसी जो है वो सर्कुलर इकोनॉमी को प्रमोट करेगी। और नेशनल ऑटोमोबाइल स्क्रैपेज पॉलिसी जो है, नेशनल ऑटोमोबाइल स्क्रैपेज पॉलिसी, ये बेसिकली ऐसे कि पुरानी जो ऑटोमोबाइल्स हैं उनको अगर आप देते हैं, गवर्नमेंट को प्रोवाइड करते हैं, तो गवर्नमेंट क्या करेगी, उसको स्क्रैप कर देगी, हटा देगी, और उसके एवज में आपको एक सर्टिफिकेट प्रोवाइड करेगी। गवर्नमेंट आपको एक सर्टिफिकेट प्रोवाइड करेगी कि भैया आपने अपना व्हीकल जो था वो ये वाला फलाना व्हीकल था, आपने गवर्नमेंट को ये पुराना व्हीकल दे दिया, गवर्नमेंट ने उसको हटा दिया। ठीक है ना, ऐसे व्हीकल्स को हटाना है जो बहुत पुराने हो गए हैं, 20-25 साल के हो गए हैं और जो इन्वायरमेंट को नुकसान पहुँचाने लगे हैं। तो अगर आप वॉलंटरीली अगर ऐसा देते तो आपको गवर्नमेंट एक सर्टिफिकेट देगा।
अब आप बोलोगे भैया ये सर्टिफिकेट किस काम आएगा, तो ये सर्टिफिकेट इस काम आएगा कि जब आप नई गाड़ी खरीदेंगे तो नई गाड़ी में आपको जो रजिस्ट्रेशन फीस होता है वो नहीं लगेगा, साथ ही आपको जो रोड टैक्स है उस पर भी कमती करके मिलेगा, आपको कमी करके मिलेगा, ठीक है ना। तो दैट इज़ द वॉलंटरी व्हीकल फ्लीट मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम है। आप वॉलंटरली आप अपना व्हीकल दो, गाड़ी दो, उसको स्क्रैप कर दिया जाएगा, रिसाइकल किया जाएगा। एक्चुअली में रिसाइकलिंग प्रोग्राम है ये, एक तरीके से रिसाइकलिंग का प्रोग्राम है जिसमें कि आपके व्हीकल को रिसाइकल किया जाएगा और उसको नए यूज़ में लाया जाएगा। इसके अलावा आपको सर्टिफिकेट दिया जाएगा जो कि आप नई गाड़ी जब खरीदेंगे तो वहाँ पे आपको बेनिफिट उसका देखने को मिलेगा। तो दैट इज द थिंग विच इज़ देयर। आई होप वी गॉट क्लैरिटी। यूनिकॉर्न फाउंडर्स में विमेन केवल 5 हैं 136 में। तो यूनिकॉर्न कंपनीज क्या होती हैं? दे आर प्राइवेटली हेल्ड स्टार्टअप कंपनीज जिनकी वैल्यूएशन $1 बिलियन से ज़्यादा हो जाती है। ऐसी प्राइवेटली हेल्ड स्टार्टअप कंपनीज जिनका वैल्यूएशन $1 बिलियन से ज़्यादा हो जाए। ये टर्म 2013 में आइलीन ली द्वारा, वेंचर कैपिटलिस्ट आइलीन ली ने इसको टर्म को कॉइन किया था 2013 में। यूनिकॉर्न कंपनीज, ठीक है ना, वैल्यूएशन इनका $1 बिलियन से ज़्यादा हो जाए। दैट इज द थिंग, दैट इज इट फॉर द डे। आई होप यू लाइक आवर वीडियो। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब, कीप लविंग अस, कीप शेयरिंग अस। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।